हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। मैं मोहम्मद आसिफ और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और 12th क्लास का ये चैप्टर नंबर 3 है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का टाइटल क्या है? चैप्टर का टाइटल है यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी चैप्टर नंबर 3 के कुछ लेक्चर हमने आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आपको वह लेक्चर देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए भाई, लिखा हुआ है हमारा चैलेंजेस टू यूएस डोमिनेंस, यानी अमेरिकी वर्चस्व के अवरोधक क्या हैं, ठीक है। इससे पहले वाले जो हमारे लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको अमेरिकी वर्चस्व के आयाम बताए थे। अमेरिका के 3 प्रकार के वर्चस्व हैं, जिसमें सबसे पहला आपने देखा उसका आर्थिक वर्चस्व, उसके बाद वाला था हमारा सैन्य वर्चस्व और उसके बाद में था हमारा सांस्कृतिक वर्चस्व, ठीक है। इन 3 प्रकार के वर्चस्व के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं। अगर आपको उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको ले सकते हैं। यहां पर आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस टू यूएस डोमिनेंस, यानी अमेरिकी वर्चस्व के अवरोधक या रुकावटें। कौन कौन सी वो चीजें रही हैं जो अमेरिका के वर्चस्व के मार्ग में रुकावटें बन सकती हैं या बनकर उभर रही हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए भाई, यहाँ फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है शासन की बुनावट, ठीक है। शासन की बुनावट के अंदर यहाँ देखिए हमारे 3 पॉइंट लिखे हैं, क, ख और ग। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, उसके बाद में कार्यपालिका और उसके बाद में हमारा न्यायपालिका। पहले यहाँ पर विधायिका है, उसके बाद में कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। और इन तीनों का काम क्या होता है भाई? विधायिका जो होती है वो कानून बनाने का काम करती है। भारत के अंदर भी शासन के यही 3 अंग हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन किया जाता है कि शासन के अंग कितने हैं या सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आपका उत्तर हमेशा होना चाहिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है विधायिका, फिर उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद में तीसरे नंबर पर होती है न्यायपालिका, ठीक है। अब जो विधायिका है वो क्या काम करती है? विधायिका काम करती है कानून बनाने का काम, ठीक है। उसके बाद में कार्यपालिका का काम है कि जो विधायिका ने कानून बनाया है उसको क्या करना है भाई? लागू करना है। और न्यायपालिका का काम होता है कि जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया, कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया, लोग उसका यदि सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को दंड देना और जिनके साथ में अन्याय हो रहा है उनके साथ में न्याय करना, ये कार्य है न्यायपालिका का, ठीक है। तो यूएस के अंदर भी शासन की बुनावट, ठीक है, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन अब यहां पर हमें ये समझना है कि शासन के जो तीनों अंग हैं ये स्वतंत्र नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये अंग एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर इन तीनों अंगों में से कोई भी अंग ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल बनने की कोशिश करता है तो जो दूसरा वाला अंग है वो उसको शक्तिशाली बनने से रोक देता है। कहीं ना कहीं एक अंग दूसरे अंग को क्या कर रहा है भाई? कंट्रोल, नियंत्रित कर रहा है। तीनों अंग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। विधायिका कार्यपालिका से जुड़ी हुई है, कार्यपालिका न्यायपालिका से, और न्यायपालिका फिर किससे जुड़ी हुई है? कार्यपालिका से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को शक्तिशाली बनने से रोकते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई तीनों में से एक भी अंग शक्तिशाली बनने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो दूसरा अंग उसके इस तरीके के कार्य पर अंकुश लगा देता है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा है कि शासन की बुनावट है, ये अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग का पहला अवरोधक या पहली रुकावट हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। ये एक चैलेंज है अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में कि वहां का जो शासन है उसकी जो बुनावट की गई है, उसके जो 3 अंग हैं वो इस प्रकार से बने हैं या कार्य करते हैं कि तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और शक्तिशाली बनने से रोक देते हैं। दूसरा देखिए भाई, अमेरिका का उन्मुक्त समाज। अमेरिका का जो समाज है वो एक उन्मुक्त समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। वहां पर समय समय पर सरकार जो भी निर्णय लेती है वहां की जनता जनमत संग्रह के माध्यम से
अपने मत को प्रकट करती है, ठीक है, अपने विचार को प्रकट करती है और सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों पर अपनी राय बड़ी बेबाकी के साथ में प्रस्तुत करती है अमेरिका की जनता। कई बार क्या होता है, सरकार जो फैसले लेती है और जनता उसके विपरीत अपने मत को प्रकट करती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां की सरकार को मजबूरन अपने द्वारा लिए गए फैसलों को वापस भी लेना पड़ता है। तो अमेरिका के अंदर आप देखेंगे कि वहां के द्वारा लिए गए निर्णय जो हैं, सरकार के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, ठीक है, वो जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी उसमें भूमिका होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि निर्णय क्या लिया गया, महत्वपूर्ण ये है कि उस निर्णय को लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, और लोग बड़ी बेबाकी के साथ में उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का उन्मुक्त समाज भी अमेरिका के वर्चस्व के मार्ग की एक बड़ी रुकावट है, एक बड़ी बाधा है, एक बड़ा अवरोधक है, एक चैलेंज है उसके लिए। और यहाँ पर तीसरा देखिए भाई, नाटो के बारे में पहले हम इसकी बेसिक चीजें जान लेते हैं। हालांकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी नाटो के बारे में डिस्कस किया है, जब हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा किया था, शीत युद्ध का दौर, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से उसको देख सकते हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आप लिखा हुआ है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? अप्रैल 1949 में शीत युद्ध काल में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिमी यूरोप के देशों के द्वारा ये एक स्थापित क्या है, ये एक सैन्य गठबंधन है। क्लियर है? अब यहां पर समझने वाली चीज ये है कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है। स्थापना इसकी अप्रैल 1949 में हुई थी, शीत युद्ध काल में हुई थी। पश्चिमी यूरोप के देशों ने इसकी स्थापना की थी। अमेरिका की इस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही, महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। लेकिन ये नाटो जो अमेरिका के द्वारा ही लगभग स्थापित किया गया था, वो उसका अवरोधक कैसे बन सकता है, तो उसको हमें समझना है। यहाँ पर अगला हमारा जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर के अंदर हम उसे और ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा विस्तारित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा भाई, वो होगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ एक उभरता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। ये यूरोप के देशों का एक संगठन है, ठीक है। मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा 1992 में इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई। अब यहां पर देखेंगे कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो यूरोपीय संघ के भी देश हैं, और यूरोपीय संघ जब अमेरिका का एक विकल्प बनकर उभरेगा, जब अमेरिका का एक ऑप्शन बनकर ये आगे आएगा, तो क्या होगा भाई? आगे जाकर ये यूरोपीय संघ जब अमेरिका का विकल्प बनेगा तो पश्चिमी यूरोप के यही देश जो नाटो के देश थे, संस्थापक देश थे, कहीं ना कहीं ये नाटो संगठन, ये देश अमेरिका के वर्चस्व का अवरोधक बन जाएगा, उसकी रुकावट बन जाएगा। क्योंकि ये यूरोपीय संघ अमेरिका के एक विकल्प के रूप में लगातार उभरता जा रहा है, एक महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक संगठन का आकार ये लेता जा रहा है, और आगे जाकर ऐसी संभावनाएं हैं कि यूरोपीय संघ वैश्विक विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, अपना बड़ा रोल प्ले करेगा। और अगर वो उभरता है तो जाहिर बात है कि अमेरिका के वर्चस्व में एक बहुत बड़ी ये बाधा होगी, और कहीं ना कहीं ये नाटो जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया, यही उसके गले की भाई क्या बन जाएगी? हड्डी बन जाएगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं। यहाँ पर हमने अपना एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया है, और वो कॉन्सेप्ट है भाई चैलेंजेस टू यूएस डोमिनेंस, यानी अमेरिकी वर्चस्व के अवरोधक। इसमें हमने कितने पॉइंट पढ़े भाई? 3 पॉइंट पढ़े, 3 रुकावटें अमेरिका के वर्चस्व में। सबसे पहले है शासन की बुनावट, नंबर 2 आप देखेंगे अमेरिका का उन्मुक्त और पढ़ा लिखा समाज, और तीसरा वही नाटो संगठन जो कभी यूएसए के द्वारा ही स्थापित किया गया था पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर, लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय संघ उसके विकल्प के रूप में उभर रहा है, यही नाटो उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा और यूरोपीय संघ के लिए
यूरोपीय संघ अमेरिका का एक अवरोधक बनकर उभर जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इससे भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से बदलते हुए परिवेश के अंदर भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो उससे भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण हमारा विषय बनकर उभरा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, लेकिन इसके संबंधों को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंधों को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और यहां सबसे पहले हम देख रहे हैं शीत युद्ध काल में भारत और यूएस के संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध शीत युद्ध काल में कैसे संबंध रहे। शीत युद्ध काल का मतलब है भाई, शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 से और 1991 तक, जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया तब तक। ठीक है, यहां के एक तो इस काल के संबंध पढ़ेंगे हम अमेरिका और भारत के बीच में कि 1945 से 1991 का जो शीत युद्ध काल रहा उसमें भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के रहे। और दूसरा वाला जो हमारा पोर्शन है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे शीत युद्धोत्तर काल में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध, यानी जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद के संबंध। ठीक है, यानी 1991 से और अब तक भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के रहे हैं वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है जी, दो भागों में हमने इसके संबंधों को डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं उन बिंदुओं को जो शीत युद्ध काल से संबंधित हैं। ठीक है, शीत युद्ध काल में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध जो रहे वो कैसे रहे भाई, तनावपूर्ण संबंध रहे, यानी कि संबंध अच्छे नहीं रहे शीत युद्ध काल में। अब शीत युद्ध काल में दोनों के संबंध तनावपूर्ण क्यों रहे, इसका प्रमुख कारण क्या रहा है, इसके बारे में हम अपने बिंदुओं की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले देख रहे हैं भाई, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यहां पर कश्मीर का मुद्दा। दूसरा है 1971 में भारत पाक युद्ध में पाक का सहयोग किया जाना, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। तीसरा, भारत के सोवियत संघ के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। और चौथा है हमारा पाक द्वारा पूंजीवादी खेमे में शामिल हो जाना। एक एक करके इन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाई हमारा कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर भारत की स्वतंत्रता से पहले एक देसी रजवाड़ा था, यहाँ के राजा हरि सिंह थे। ठीक है, और इन देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल किया जाना बहुत आवश्यक था। ठीक है, भारत को यदि एक भारत बनाना था, यदि श्रेष्ठ भारत बनाना था, तो इसके लिए आवश्यक था कि भारत में जो 565 रजवाड़े थे, ठीक है, जो प्रिंसी स्टेट्स हुआ करते थे, उनको भारत में शामिल किया जाना बहुत जरूरी था। जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसी स्टेट था, एक रजवाड़ा था, और उसको भारत में शामिल किया जाना था। लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा। पाकिस्तान ने उस पर प्रयास किया कि उस पर कब्जा कर ले। और 1947 में ही देश की आज़ादी के बाद में आप देखोगे कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण करके उसके कुछ एक हिस्से पर अपना कब्जा भी कर लिया, जिसको हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी उसको कहते हैं। तो जो कश्मीर का मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ज्वलंत विषय है। ठीक है, इसको लेकर दोनों देश हमेशा आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन शीत युद्ध काल में आप देखेंगे कि कश्मीर को लेकर भारत का पक्ष अमेरिका ने नहीं लिया। भारत का पक्ष ना लेकर उसने किसका पक्ष लिया, उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया। ठीक है, तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी हमारी जब पाकिस्तान के साथ में ठनी, तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका की भूमिका क्या रही। अमेरिका की भूमिका भारत के पक्ष में ना जाकर भारत के अगेंस्ट गई, और कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सहयोग करता हुआ अमेरिका नजर आया। और इसी वजह से कश्मीर के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हो गए भाई, तनावपूर्ण संबंध हो गए। दूसरा आप देखेंगे कि यहां पर हमारा पॉइंट लिखा हुआ है 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान का सहयोग किया जाना। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को लेकर युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, पहले पाकिस्तान दो हुआ करते थे,
आज जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाया करता था और इसको लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ। जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय पाकिस्तान के शासक थे जनरल याहिया खान, ठीक है। और भारत में जो उस समय आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में भारत पाक युद्ध में पाक का सहयोग किया जाना। देखिए जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ये जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान को लेकर हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश कहलाता है, लेकिन 1971 से पहले इस पूर्वी पाकिस्तान को कहा जाता था बांग्लादेश। और बांग्लादेश को लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ। और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में क्या हुआ भाई, अमेरिका की भूमिका फिर हमारे अगेंस्ट ही रही और इस युद्ध के अंदर भी अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया और यहां से भी दोनों के संबंधों में एक बार फिर से तनाव और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा भारत के सोवियत संघ के साथ मित्रता पूर्वक संबंध। जब हमने अपना चैप्टर नंबर 2 किया था तो चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर हमने आपके लिए तैयार किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वहां से ले सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था भारत और यूएसएसआर के संबंध। जो भारत और यूएसएसआर के संबंध पढ़े थे हमने, तो उसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं था जो तनाव का बिंदु हो, है ना। सहयोगी संबंध रहे हमारे सोवियत संघ के साथ में। और जब हमने सोवियत संघ के साथ संबंध पढ़े तो हमने उसके संबंधों को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा था। आर्थिक संबंध, सैन्य संबंध, सांस्कृतिक संबंध और राजनैतिक संबंध। और हमने देखा था कि बहुत ही सहयोगपूर्ण संबंध दोनों देशों के बीच में रहे हैं, है ना। और जब भारत के सोवियत संघ के साथ में अच्छे संबंध रहे, नजदीकी संबंध रहे, मित्रता पूर्वक संबंध रहे, दोस्ताना संबंध रहे, तो अमेरिका को ये फूटी आंख भी नहीं सुहाया और कहीं ना कहीं वो इस तरीके का कार्य करता रहा कि जो भारत को आहत करने वाला था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भारत के सोवियत संघ के साथ मित्रता पूर्वक संबंध अमेरिका को रास नहीं आ रहे थे। उसके बाद में हमारा 4th पॉइंट यहां पर आपका दिया हुआ है कि पाकिस्तान जो था वो पूंजीवादी खेमे में शामिल हो गया था। देखिए जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो उसके 2 साल के बाद 1947 में भारत भी आजाद हुआ और भारत से ही अलग होकर क्या बना भाई, पाकिस्तान। तो भारत के पास में भी 2 ऑप्शन थे और पाकिस्तान के पास में भी 2 ऑप्शन थे, एक तो पूंजीवादी खेमा और एक साम्यवादी खेमा, है ना। लेकिन भारत ने क्या किया, ना तो भारत अमेरिका के साथ गया, ना भारत सोवियत संघ के साथ गया। भारत ने तीसरा मार्ग अपनाया और वो तीसरा रास्ता था नेम, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता। लेकिन पाकिस्तान को भी जब फैसला करना था कि किस गुट में वो शामिल हो, तो उसने पूंजीवादी खेमे में शामिल होना स्वीकार कर लिया। अब अगर हमारी पाकिस्तान के साथ में किसी भी विषय को लेकर कोई भी बातचीत होती या कोई भी तनावपूर्ण परिस्थिति उपजती, है ना, तो अमेरिका बिना किसी देरी के ही पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए सामने आ जाता था। और ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने पूंजीवादी खेमे में शामिल होना स्वीकार किया और भारत ने उसके खेमे में ना जाकर भारत ने गुट निरपेक्षता के मार्ग को अपनाया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 4th पॉइंट है और इन 4th पॉइंट के अंदर हमने पढ़े भारत और अमेरिका के तनावपूर्ण संबंध, ठीक है। अब हम अपना जो अगला वाला पोर्शन है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि 1991 के बाद यानी शीत युद्ध काल के बाद में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध रहे हैं 1991 के बाद में वो सहयोगपूर्ण संबंध रहे, यानी संबंधों में बदलाव आया है। और इसके लिए जो प्रमुख कारक बिंदु हैं वो हम देखेंगे यहां पर हैं। उत्तरदायी कारकों में सबसे पहले उदारीकरण, है ना, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। भारत ने 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई। विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया गया और विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश को बढ़ाने के भी प्रयास किए गए। तो इसी उदारीकरण की नीति, और उदारीकरण की नीति कहीं ना कहीं भाई किसका भाग है, पूंजीवाद का ही भाग है, समझ रहे हैं। मुक्त व्यापार की यहां पर बात हो रही है, उदारीकरण की बात हो रही है, लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, विदेशी पूंजी निवेश की बात हो रही है, विदेशी कंपनियों की शाखाओं को स्थापित करने की बात हो रही है। और ये सारा कुछ किसके अंदर होता है भाई, पूंजीवाद के अंदर। तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूंजीवादी आकार लेना शुरू कर दिया था 1991 से, जब हमारे देश में पीवी नरसिम्हा राव
प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई और इससे भारत और अमेरिका एक दूसरे के क्या आ गए भाई? क्लोज आ गए, एक दूसरे के नजदीक आ गए। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, भारत द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यात। ठीक है, भारत में बड़े पैमाने पर भाई सॉफ्टवेयर का निर्यात होता है और ये कहा जाता है कि भारत में जितना भी टोटल सॉफ्टवेयर बनता है उसका 65% सॉफ्टवेयर भारत किसको निर्यात कर देता है? भारत अमेरिका को निर्यात करता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में बनने वाले सॉफ्टवेयर की ना केवल अमेरिका में ज्यादा मांग है, डिमांड है, बल्कि भारत में कुल उत्पादित सॉफ्टवेयर का 65% कितना भाई? लगभग 65% सॉफ्टवेयर भारत किसको निर्यात कर देता है? भारत निर्यात करता है यूएस को। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो लिखा हुआ है सिलिकॉन वैली में कार्यरत यानी काम करने वाले भारतीय मूल के कर्मचारी, और इन कर्मचारियों की संख्या अगर आप देखेंगे लगभग 3 लाख लोग जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और जो अमेरिका में जाकर प्रवास कर रहे हैं, यहां से माइग्रेट होकर अमेरिका चले गए, वहां रहने लगे। कम से कम ऐसे 3 लाख भारतीय अमेरिका में सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था में इन भारतीयों का भी विशेष योगदान है। इसके अलावा आप देखेंगे भाई, यह हमारा फोर्थ पॉइंट है, 15% उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों द्वारा की गई। जो भारतीय अमेरिका में जाकर बस गए हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में निवास कर रहे हैं, उन लोगों ने 15% उच्च प्रौद्योगिकी की जो कंपनियां हैं, है ना, जो हाई टेक्निकल कंपनीज हैं, उन कंपनियों की शुरुआत उन भारतीयों के द्वारा की गई जो भारतीय मूल रूप से तो भारत के हैं लेकिन निवास कर रहे हैं यूएस के अंदर। ठीक है, उन 15% उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों की शुरुआत उन्हीं भारतीयों के द्वारा की गई है। ठीक है, तो एक बार बहुत जल्दी से हमने इस लेक्चर के अंदर क्या अध्ययन किया है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर है भाई चैलेंजेस टू यूएस डोमेन्स यानी कि अमेरिकी वर्चस्व के अवरोधक। सबसे पहले शासन की बुनावट है, उसके बाद है हमारा अमेरिका का उन्मुक्त समाज, और तीसरे नंबर पर हमारा पॉइंट है नाटो। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये अमेरिका के वर्चस्व के अवरोधक है। इसके बाद में हमने क्या जाना भाई? भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संबंध, रिलेशन दोनों के बीच कैसे रहे। रिलेशन को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक शीत युद्ध काल के संबंध, एक शीत युद्ध काल के बाद के संबंध। शीत युद्ध काल के संबंध 1945 से 91 तक, और शीत युद्धोत्तर संबंध 1991 से लेकर और अब तक जो हमारे संबंध उसके साथ हैं। 1945 से 1991 तक जो संबंध रहे शीत युद्ध काल के संबंध, वो तनावपूर्ण रहे। और तनावपूर्ण क्यों रहे? तनावपूर्ण इन बिंदुओं की वजह से रहे जो हम आपको डिस्कस किया गया है। ठीक है, और 1991 वाले जो आप देखेंगे यानी कि शीत युद्धोत्तर काल के जो संबंध है, शीत युद्ध के बाद के जो संबंध हैं, वो काफी सहयोगी संबंध रहे हैं। और सहयोगी संबंध क्यों रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक रहे हैं, ठीक है, वो आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर लें। आज के लेक्चर में इतना ही। कीप स्टडी इन पाई स्टडी।